हमारे बयान के आधार पर यह कयास लगने लगे कि अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठने के लिए चला आ रहा है। संभावना है क्या? मधुपुर में हफीजुल हसन को पहले मंत्री बनाया, वो एक फार्मूला इजाद हुआ। आपने डुमरी में जगन्नाथ महतो के जाने के बाद बेबी देवी को मंत्री बनाया। इस बार क्या सर्वे में कुछ ऐसा आया है, इंटरनल इनपुट्स ऐसे हैं कि आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है? क्या वजह रही कि आप लोग सोमेश सोरेन को कैंडिडेट तो बनाया पर मंत्री नहीं बनाया? इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई ठोस वजह है या कोई रणनीति? भगवान न करे अगर कोई नतीजे उल्टे आते हैं तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदनामी नहीं होगी? इसलिए कहीं से इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। हम लोगों का यह स्पष्ट मानना है कि नेतृत्व तो हमारे यहाँ फैसला करता है। सर ये वजह मतलब कुछ तो ऐसी वजह रही होंगी ना। 2 बार में आपने एक ही फार्मूला इजाद किया, तीसरे बार में ये फार्मूला बदला है। क्या सिर्फ बीजेपी के बयानों की वजह से आपने मंत्री नहीं बनाया? क्योंकि ऐसा तो लगता नहीं है। हम तो बोलते हैं कि अगर इतना ज्यादा भरोसा है तब फिर खाली चंपैदा की जिम्मा छोड़ दे ना, फिर दिख जाएगा कि चंपैदा का कितना ग्राफ जनता के बीच है और कितना नहीं है। कि गुरुजी के दौर में भी पार्टी के नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य होता था। हेमंत बाबू के दौर में भी पार्टी के नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य है। कभी रामदास सोरेन की पत्नी का नाम सामने आ रहा था, कभी लग रहा था कि सोमेश सोरेन को ही टिकट मिलेगा, कभी मंत्री पद को लेकर भी संशय था। इस बार दुविधा असमंजस इस बार थी क्या, या आप लोगों का एक रणनीति पहले से था कि पहले बीजेपी अपने कैंडिडेट का ऐलान करेगी, इसके बाद हम करेंगे? परिवार के अंदर में विभाजनकारी ताकतों को पैदा करने के लिए कभी भतीजे, कभी भाई, कभी चचेरे भाई, कभी उनकी माता जी के बीच में भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की। उनको पहले ही मंत्रालय दे दिया जाए, शिक्षा विभाग दे दिया जाता तो चीजें इधर से उधर हो सकती थी। हो सकता है कि सीएम साहब ने सोचा कि भाई इतनी जल्दी इतना बड़ा विभाग कैसे दे दिया जाए, ये एक वजह हो सकती है। तो आप कैसे एनालाइज करते हैं? मतलब ठीक है कि वो सीएम साहब का अपना क्षेत्राधिकार था, उन्होंने मंत्री पद नहीं दिया, लेकिन क्या ये वजह हो सकती हैं? इस तरह का डिस्कोर्स आप लोग के अंदर था जब आप लोग बातचीत कर रहे थे? कुर्मियों ने ऐलान किया है कि भाई जब तक हमको एसटी की सूची में शामिल नहीं किया जाए हम पूरी तरीके से वोट का बहिष्कार कर देंगे। 11 तारीख को चुनाव होने हैं और 14 को नतीजे आने हैं। तो ये चिंता का मसला है आप लोगों के लिए? आप लोग को लगता है कि नहीं, अभी तक आप लोगों ने चुप्पी साधे रखी है तो मसला ये भी निकल जाए? वो लोग 14 तारीख को गाल सहला रहे होंगे जो इस कुत्सित नियत से समाज के 2 महत्वपूर्ण समुदायों के बीच में वैमनस्य फैला रहे थे। इनको 14 तारीख को जवाब मिलेगा। झारखंड का एक मशहूर शहर है जमशेदपुर, जो अपनी बसाहट, अपनी औद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उस औद्योगिकीकरण की वजह से उसके आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था भी उफान पर चली आती है। पर फिलवक्त इस वक्त झारखंड में जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल में चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि जमशेदपुर से महज 45 किलोमीटर दूर कभी धूलभाम राज्य का मुख्यालय रहा घाटशिला इस वक्त चर्चा का विषय है। और वजह यही कि उस सीट से विधायक रहे और इस राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई और वहाँ तमाम चुनावी तिकड़मबाजियाँ जो हैं वो चली जा रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। सोमेश सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं और जेएलकेएम की तरफ से रामदास मुर्मू चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री सुदेवी कुमार सोनू हैं, सीनियर नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, एक तरह से थिंक टैंक में शुमार किए जाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और घाटशिला के तमाम समीकरणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत सी बातें हो रही हैं घाटशिला को लेकर। कहा जा रहा है कि इस चुनाव से बहुत कुछ तय होगा। 2029 के पहले का जो एक तरह से तापमान है वो नापने की कोशिश है कि आपकी सरकार कैसा कर रही है। पहले तो क्या तैयारियां हैं, जेएमएम क्या करने वाली है, क्या तैयारियां हैं, रणनीति क्या है, और आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हम कॉन्फिडेंट है चुनाव निकलेगा? नहीं, शुरुआत जो जमशेदपुर के संबंध में आपने जिन चीज़ों को बताया उसमें एक शब्द को और हम जोड़ना चाहेंगे जी। औद्योगिक नगरी के साथ साथ बाकी और विशेषताओं के साथ साथ झारखंड का वो एकमात्र कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जी। वो एक ऐसा शहर है जिस शहर में पूरा हिंदुस्तान बसता है, हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों के लोग बसते हैं। एक साझा संस्कृति है और एक बड़ी वाइब्रेंट संस्कृति वाला शहर है। और उस वाइब्रेंट संस्कृति वाले शहर ने हमेशा अपनी अलग छाप रखी है जी। अब उसी के अंग के तौर पर घाटशिला भी है। मेरा भी ये मानना है कि घाटशिला का भी इस देश की, इस राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। कॉपर माइंस
निश्चित रूप से जब कॉपर का जिक्र होता है झारखंड में तो घाटशिला का नाम सबसे पहले आता है जी। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात अगर हम करें तो झारखंड गठन के उपरांत कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर सफलता हासिल नहीं की है जी। वह घाटशिला की धरती या तो कांग्रेस के लिए मुफीद रही है या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुफीद रही है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र दिन में एक सपना देख रहे हैं और वो सपना इसी बात का है कि भाई बिल्ली के भाग से चीका टूटेगा और घाटशिला टूटकर उनकी झोली में आ जाएगी। लेकिन जितना घाटशिला को मैंने देखा, जाना, समझा है और हाल के दिनों में घाटशिला में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से लेकर घाटशिला आने जाने का जो भी मसला मुझे मिला है, एक चीज़ मुझको समझ में आई है कि घाटशिला के लोग गलतियां दोहराते नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को आज तक अगर उन्होंने नकारा है तो इस बार सकारने की कोई वजह नहीं दिखती है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय एक बात का ज़रूर है कि सामान्य लोगों से बातचीत के क्रम में एक बड़ा प्रमुख भाव उभर कर सामने आया कि घाटशिला की जनता ने इस बात को सकारा कि 5 वर्षों के लिए नेतृत्व उन्होंने रामदास दा को दिया था और उनके असामयिक निधन के बाद 4 वर्षों का कार्यकाल वो और किसी को देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो इस बात को सोच रहे हैं कि रामदास दा के पुत्र सोमेश को ही बाकी का समयावधि दे दिया जाए कि भाई 5 सालों के लिए अगर विधायक बनाया था, ईश्वर की इच्छा थी कि वो साल भर के अंदर ही उनके बीच से चले जाएं, तो कम से कम ये प्रतिनिधित्व उनके परिवार में उनके बेटे को मिल जाए। जहाँ तक आम भावना मुझको यह दिखी। और बाकी तो हेमंत सोरेन की नीतियां हैं, हेमंत सोरेन, कल्पना मैडम का नेतृत्व है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है। और जहां तक जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती दे के कहता हूं कि वह भी स्पष्ट रूप से कहें कि अगर घाटशिला की जनता ने उनको नकार दिया तो क्या वह मानेंगे कि झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। जी। अगर वो इस बात को सार्वजनिक मंचों से कहते हैं तो फिर 14 तारीख बताएगी कि जनता का निर्णय क्या था। ठीक बात सर, आपने जैसे कहा कि रामदास सोरेन को विधायक 5 वर्षों के लिए चुना था, असामयिक निधन हुआ उनका और निश्चित तौर पर पूरा झारखंड उनके जाने के बाद रोया। ये सवाल बारंबार उठ रहे हैं, आपके विपक्षी भी ये सवाल कर रहे हैं कि मधुपुर में जब जेएमएम के तत्कालीन मंत्री का जब निधन हुआ तो आपने मधुपुर में हफीजुल हसन को पहले मंत्री बनाया, वो एक फार्मूला इजाद हुआ। आपने डुमरी में जगन्नाथ महतो के जाने के बाद बेबी देवी को मंत्री बनाया। इस बार क्या सर्वे में कुछ ऐसा आया है, इंटरनल इनपुट्स ऐसे हैं कि आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है? क्या वजह रही कि आप लोग सोमेश सोरेन को कैंडिडेट तो बनाया पर मंत्री नहीं बनाया? इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई ठोस वजह है या कोई रणनीति? देखिए, विपक्षी राजनीति करने वालों को हम लोग छिद्रान्वेषी कहते हैं जी। कि वो छिद्र की तलाश में रहते हैं। यदि सोमेश सोरेन बतौर मंत्री ओथ ले लिए होते तो ये लोग यही बात कह रहे होते कि घाटशिला के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसको मंत्री बना दिया गया और ये चुनाव जीतने के लिए इसको मंत्री बना रहे हैं। आज यदि नहीं हुआ है तो ये लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मन में डर था। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि जब पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी पार्टी के अधिकृत सिंबल से चुनाव के मैदान पर है, संगठन पार्टी के तमाम लोग लगे हुए हैं, कल के बाद माननीय मुख्यमंत्री के दौरे और कार्यक्रम होने जा रहे हैं, सारी प्रतिष्ठा जब पार्टी की सारा कुछ पार्टी का घाटशिला में सोमेश सोरेन पर दांव पर लगा है तो डर किस बात का है? सोमेश सोरेन भगवान न करे अगर कोई नतीजे उल्टे आते हैं तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदनामी नहीं होगी? इसलिए कहीं से इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। हम लोगों का यह स्पष्ट मानना है कि नेतृत्व तो हमारे यहाँ फैसला करता है। सर, ये वजह मतलब कुछ तो ऐसी वजह रही होंगी ना। 2 बार में आपने एक ही फार्मूला इजाद किया, तीसरे बार में ये फार्मूला बदला है। क्या सिर्फ बीजेपी के बयानों की वजह से आपने मंत्री नहीं बनाया? क्योंकि ऐसा तो लगता नहीं है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि हमारे संगठन में नेतृत्व का फैसला शिरोधार्य होता है। सर, आप सीनियर नेता हैं, थिंक टैंक हैं, आप कहे जाते हैं, आप कुछ तो सोच रहे होंगे। आपने इतने वर्षों से शिबू सोरेन के साथ आपने राजनीति की, गुरुजी को आपने आप उनके स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं,
कुछ तो आपको भी इनपुट्स मिला होगा कि क्यों नहीं हम बनाया इसी बात को कह रहे हैं जी कि गुरुजी के दौर में भी पार्टी के नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य होता था। जी हेमंत बाबू के दौर में भी पार्टी के नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य है। अगर माननीय मुख्यमंत्री को यह स्टेप उचित लगता है तो पार्टी पूरी मजबूती से उसके पीछे खड़ी है, उसको डिफेंड करने के लिए खड़ी है। और रह गया सवाल कि इसमें क्या प्रो और कॉन्स जी देखे गए, समझे गए, ये ऑनरेबल सीएम का प्रोरोगेटिव है। और ऑनरेबल सीएम ने जिस तरीके से मुझको मंत्री बनाया, मेरे से भी ज़्यादा काबिल लोग भी हमारे विधायक दल में हैं, तो ये तो उनका प्रोरोगेटिव था ना कि उनको लगा कि नहीं सुदेव कुमार को मंत्री बनाया जाना चाहिए, उन्होंने बनाया। अब ये उनका प्रोरोगेटिव है कि सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाए, चुनाव के बाद बनाया जाए, क्या किया जाए, ये चीज़ें उनके प्रोरोगेटिव मैं हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की बातें आई हैं, बीजेपी ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। कहा गया ये कि चूंकि रामदास सोरेन के पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग थे, हालांकि सारे ही महत्वपूर्ण विभाग हैं, कोई छोटा बड़ा विभाग नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है, पर शिक्षा विभाग चूंकि जिस तरह का डिपार्टमेंट वो है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं उससे, तो कहा गया कि बहुत नए नवेले हैं राजनीति में, बिल्कुल अभी उनको कैकारा सीखना है, पॉलिटिकल अल्फ़ाबेट्स उनको नहीं आता। ऐसे में अगर उनको पहले ही मंत्रालय दे दिया जाए, शिक्षा विभाग दे दिया जाता, तो चीज़ें इधर से उधर हो सकती थी। हो सकता है कि सीएम साहब ने सोचा कि भाई इतनी जल्दी इतना बड़ा विभाग कैसे दे दिया जाए, ये एक वजह हो सकती है। तो आप कैसे एनालाइज करते हैं? मतलब ठीक है कि वो सीएम साहब का अपना क्षेत्राधिकार था, उन्होंने मंत्री पद नहीं दिया, लेकिन क्या ये वजहें हो सकती हैं? इस तरह का डिस्कोर्स आप लोग के अंदर था जब आप लोग बातचीत कर रहे थे? तो मतलब कुछ तो ब्रीफिंग रही नहीं, कोई डिस्कोर्स नहीं था। अल्टीमेटली नेतृत्व का फैसला था और नेतृत्व ने किस प्रो और कॉन्स के तहत निर्णय किया, ये उनका प्रोरोगेटिव था। और हम ये मानते हैं कि उन्होंने पार्टी संगठन या सोमेश के लिए जो भी निर्णय किया है वो निर्णय बिल्कुल सही है, सटीक साबित होगा। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों, अपने चेहरे, अपने जनता के प्रति किए हुए कमिटमेंट को पूरा करने की बातों के साथ उतरेगा। और ये महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि सोमेश सोरेन चुनाव जीतने से पहले मंत्री बने अथवा नहीं। ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, कल्पना मुर्मू के नेतृत्व में झारखंड की जनता को कितना भरोसा है। साल भर पहले झारखंड की जनता ने 56 सीटों से नवाजा है हम लोगों को जी। और ये 56 सीटों से नवाजने का जो समय था, ये 5 वर्षों के लिए था। ठीक है, साल भर के बाद, इस असामयिक घटना के बाद पुनः जनता की अदालत में हम हैं। और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनार्दन का जो आदेश आएगा वो शिरोधार्य होगा। लेकिन हम साथ में यह भी मानते हैं कि जनता भी इन बातों को देखती है कि हेमंत सोरेन झारखंडियों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी नीतियां हैं। तो नतीजे निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में होंगे। सर, हाल के दिनों में हमने देखा कि पूरे झारखंड में दो अलग अलग कुनबों में एक खूब सी तपिश देखी गई और उसका एक्शन के बाद उसका रिएक्शन भी आया। कुर्मियों ने मांग की कि हमें एसटी की सूची में शामिल किया जाए। बहुत से पॉलिटिकल फोर्स जो हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर उस आंदोलन में शामिल हुए, मसलन जयराम महतो, सुदेश महतो और बाकी कई और भी लोग थे, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी थे। इसके खिलाफ जो आदिवासी संगठन है उसने भी विरोध किया। मैं समझना चाहता हूं, चूंकि आप लगातार जा भी रहे हैं, छठ से, दिवाली से पहले आप वहां गए भी थे, कल से भी आप जाएंगे मसलन, तो क्या इस पूरे मसले का क्या कोई बहुत बड़ा असर होगा? क्योंकि कुर्मियों ने ऐलान किया है कि भाई जब तक हमको एसटी की सूची में शामिल नहीं किया जाए हम पूरी तरीके से वोट का बहिष्कार कर देंगे। 11 तारीख को चुनाव होने हैं और 14 को नतीजे आने हैं। तो ये चिंता का मसला है आप लोगों के लिए? आप लोग को लगता है कि नहीं, अभी तक आप लोगों ने चुप्पी साधे रखी है तो मसला ये भी निकल जाएगा? नहीं, चुप्पी साधने और नहीं साधने या मुखर होकर किसी एक पक्ष के बारे में बोलने का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। हम झारखंड के सार्वभौमिक स्वरूप की परिकल्पना करते हैं जिसमें झारखंड की तमाम मूलवासी जातियां हैं। और जहां तक इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने के पीछे के कारणों और कारकों की तलाश जब आप करते हैं तो आप ये देखेंगे कि किसी बड़े ज्ञानी पुरुष ने कहा था कि वो गोरे अंग्रेज चले गए, उसके जगह भूरे अंग्रेजों ने देश में कहीं ना कहीं हक हिस्सा बना लिया है। वो गोरे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते थे जी। और ये जो भूरे अंग्रेज हैं ये पहले धार्मिक आधार पर लोगों को बांटते हैं। जब धार्मिक आधार पर बांट के मनोवांछित या यथेष्ट इनको फल नहीं मिलता है तो फिर ये जाति के आधार पर बांटते हैं। कौन है भूरे अंग्रेज?
स्वाभाविक तौर पर है। इस देश में विभाजनकारी राजनीति कौन विचारधारा कर रही है, यह सबको मालूम है और आपको भी मालूम है। तो हम ये मानते हैं कि ये झारखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड की उन दो महान आंदोलनकारी जातियों ने, जिन लोगों ने अलग राज्य के आंदोलन में कांधे से कांधा मिलाकर संघर्ष किया, और आज उनको बांटने की कवायद हो रही है, और बांटने की कवायद किसके द्वारा हो रही है वो यहाँ की जनता को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और मुझको लगता है कि बहुत जल्द ये बादल छटेगा। दोनों ही समुदाय एक दूसरे के ऊपर अपने अन्योन्याश्रय संबंधों को याद करेंगे और साथ में एकजुट होंगे और झारखंड की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पर इसका असर क्या होगा सर चुनाव में? ये तो मतलब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन दोनों ही जातियों का मतलब अपना योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य के निर्माण में। पर इसका अभी तुरंत असर घाटशिला में, चूंकि हमने देखा है कि उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भाई हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो एक तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अधिनियम लागू है, वोट देने का अधिकार सबको है, लेकिन एक पक्ष है जो कह रहा है कि जब तक हमें शामिल न किया गया हम वोट का बहिष्कार करेंगे। तो क्या, चूंकि कुर्मी आपके भी वोटर रहे हैं, तो आपको नुकसान है इस अल्टीमेटम से? आपके लिए मुसीबतें हैं, चुनौतियां हैं? मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है जी कि इस सृष्टि में सुप्रीम पावर को या आप ईश्वर के तौर पर परिमार्जित करें, ईश्वर के तौर पर परिभाषित करें, या उसको प्रकृति के तौर पर करें। ईश्वर या प्रकृति हमेशा संतुलन बनाकर चलती है, और ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ना, ये शुरुआत में ही झटका देता है। घाटशिला का चुनाव इस डिसाइसिव पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा, और वो लोग 14 तारीख को गाल सहला रहे होंगे जो इस कुत्सित नियत से समाज के दो महत्वपूर्ण समुदायों के बीच में वैमनस्य फैला रहे थे। इनको 14 तारीख को जवाब मिलेगा, और मैं इस विषय में फिर आपसे 15 तारीख को बात करके बताऊंगा कि घाटशिला चुनाव के नतीजों के संदेश क्या थे। वो समाज में एकात्मकता रखने वालों के पक्ष में खड़े थे लोग, या समाज में इस तरीके का विरोधाभास उत्पन्न करके विभाजनकारी नीतियों को फैलाने वाले लोगों के साथ खड़े थे। इसका सबसे बढ़िया लिटमस टेस्ट 14 तारीख को आपको दिख जाएगा। सर एक आखिरी सवाल बस। सर ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब मधुपुर के लिए थी तो बहुत तैयारी में नहीं थी, मतलब ये प्री प्लान लग रहा था कि हफीजुल जी आएंगे। जब डुमरी में फैसला होना था तो वो तय था कि अखिलेश नहीं, बेबी देवी को मंत्री बनना है। पर इस बार कभी रामदास सोरेन की पत्नी का नाम सामने आ रहा था, कभी लग रहा था कि सोमेश सोरेन को ही टिकट मिलेगा, कभी मंत्री पद को लेकर भी संशय था। इस बार दुविधा, असमंजस इस बार थी क्या, या आप लोगों का एक रणनीति पहले से था कि पहले बीजेपी अपने कैंडिडेट का ऐलान करेगी, इसके बाद हम करेंगे? देखिए, दो बातें थी जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई आधिकारिक वक्तव्य कतई इस बात के लिए नहीं आया था कि घाटशिला चुनाव में कौन लड़ेगा। मैं भी जब रामदास दा की इसमें कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित गया था, तो हमने भी वहाँ पर बहुत स्पष्ट कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रामदास दा के परिवार से ही एक नेतृत्व विकसित करेगा। ठीक बात। और वही हुआ जी। अब रह गया सवाल कि बीजेपी की प्लांटेड खबरें मीडिया में किस तरीके से चलती हैं, आपको भी मालूम है। अब बीजेपी ने परिवार के अंदर में विभाजनकारी ताकतों को पैदा करने के लिए कभी भतीजे, कभी भाई, कभी चचेरे भाई, कभी उनकी माता जी के बीच में भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? परिवार तो पूर्णतया एकजुट रहा। तो सवाल ये है कि मैं फिर दोहराकर इस बात को बोलता हूँ कि मुक्ति मोर्चा का कोई आधिकारिक बयान नहीं था कि प्रत्याशी उनकी धर्मपत्नी होंगी, प्रत्याशी उनका बेटा होगा, प्रत्याशी उनका भतीजा होगा। ये गॉसिप भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था कि परिवार में मतभेद पैदा हो, जिसका लाभ वो उठा सकें। लेकिन सवाल ये है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन से जुड़े हुए लोग, रामदास दा भी उनसे ही जुड़े हुए लोग थे, वो राजनीति में हमसे भी सीनियर थे जी। तो गुरुजी से जुड़े हुए लोग, सबसे खासियत यही रही है गुरुजी की, गुरुजी व्यक्तिगत रिश्ता कायम नहीं करते थे, गुरुजी पारिवारिक रिश्ता कायम करते थे। और जिस तरीके का रिश्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रामदास दा के परिवार का रहा है, वहाँ गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी का दर्जा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम परिवारों ने हेमंत सोरेन को दिया है, और जो निर्णय हेमंत सोरेन का आ गया वो पूरे परिवार को सिरोधारे, पूरी पार्टी को सिरोधारे। सर एक आखिरी सवाल बस। 4 मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, और उस फहरिस्त में अब चंपाई सोरेन भी हैं। 4 मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और उस फहरिस्त में अब चंपाई सोरेन भी हैं। 4 मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और उस फहरिस्त में अब चंपाई सोरेन भी हैं।
मतलब एक तरफ 4 मुख्यमंत्री एक ही विधानसभा में हैं और दूसरी तरफ आप लोगों ने तो कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर कराया चंपाइदा को, तो अभी उनके पास वो ख्याति भी है और वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट भी कर रहे हैं उधर कि अब उनको घाटशिला में ही पूरी तरीके से टाइम देना है। क्या इस बार थोड़ा मामला टफ नोट पर होगा, इलेक्शन टफ नोट पर होगा, लग रहा है थोड़ा, क्योंकि वे लगातार तो बीजेपी लगातार कह रही है कि भाई इंटरनल इनपुट है जेएमएम को की मुश्किलें हैं और इसलिए वो मंत्री पद को लेके भी टारगेट कर रहे हैं। इंटरनल इनपुट है इसलिए कहा जा रहा है कि भाई 22,000 वोट इस बार चंपाइदा है, वहाँ तो चीज़ें बदल भी सकती हैं, तो जेएमएम को डर भी है। दूसरा आपके परफॉर्मेंस पे भी सवाल है, मैया समान योजना को लेके सरकार के पास पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, सरकार को बाजार से पैसा लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, और आपके सरकार की नीतियों को लेके भी सवाल है। तो आप घिर रहे हैं क्या चौतरफा? मतलब ये सवाल बीजेपी की तरफ से, मैं बस महज एक माध्यम हूँ इस सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कपोल कल्पना में बहुत माहिर है। हाँ। 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो अपने कतारों को, माने निचले कार्यकर्ताओं को जिंदा रखने के लिए हर 3 महीने में सरकार के गिरने की खबर लेके आते थे जी। उनकी छाती पर मूंग दलते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 साल सफलतापूर्वक पूरे किए। हाँ। क्या परिस्थितियां बनी वो आपसे भी छुपी हुई नहीं है। जब 2024 का चुनाव आया तब फिर यही कपोल कल्पनाएं शुरू हुई कि बस अब की बार तो 65 पार। हाँ। और जनता ने कहाँ पहुंचाया वो भी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी जिस चंपई सोरेन के नेतृत्व पर बड़ा गुमान कर रही है, बड़ा दावा कर रही है, या संथालों में एक नेतृत्व विकसित करना चाहती है हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के कद को छोटा करते हुए, तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि 2024 के जनरल इलेक्शन में क्या चंपई सोरेन वहाँ चेहरा नहीं थे? हाँ। बाबूलाल सोरेन वहाँ चेहरा नहीं थे? बाबूलाल मरांडी जी चेहरा नहीं थे? आज तो परिस्थितियां ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये 4 मुख्यमंत्री जो हैं ये एक मंच पर बैठे जरूर रह सकते हैं, लेकिन ये चारों के मन नहीं मिलते हैं। अच्छा। घाटशिला को कौन जीतेगा, हाँ। और किसके जीतने से पार्टी के अंदर में किसका ग्राफ बढ़ेगा, इसी के कैलकुलेशन में बाकी तीनों लोग लगे हुए हैं। अब परिस्थितियां ये है कि जब 4 फोर्स है और चारों फोर्स चारों दिशा में खींच रही है तो क्या गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है? वो लोग कहते हैं सर, जैसे वो लोग प्लांट कराते हैं, आप लोग भी ये प्लांट कराते हैं कि 4 अलग अलग बीजेपी में खेमा है। रघुवर दास का अलग खेमा, बाबूलाल जी का अलग खेमा, चंपाई जी का अलग खेमा, अर्जुन मुंडा का अलग खेमा। तो आप लोग भी इस तरह का इम्प्लांट कराते हैं क्या? नहीं, हम तो एक्ट के आधार पर चीज़ों को कहते हैं जी। रामदास दास जी के साथ जब दुर्घटना हुई तो झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा परिवार और पूरी ताकत उनके बेहतरी के लिए लगी हुई थी? ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो तथ्य बताते हैं जी। तो जिनके साथ इतना आत्मीय संबंध है कि उनके गाढ़े संकट के दौर में उनका परिवार लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के टाइम में बाकी चीज़ें तिरोहित हो जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी, हमारे उत्तरी छोटनागपुर में बंगाली भाषा भाषियों के बीच में एक कहावत है जी। गाछे कटहल ओठे तेल, तो वो वहाँ बड़ी ये लाजवाब कहावत चलती है और वही कहानी भारतीय जनता पार्टी की है। हाल के दिनों में महागठबंधन में हम लोगों का जो कुछ भी हुआ परिवार में जी। हमारे बयान के आधार पर ये कयास लगने लगे कि अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठने के लिए चला आ रहा है। संभावना है क्या? इस तरीके की बातें ये लोग फैलाते रहेंगे, ये फैलाते रहेंगे कि ये डर गए हैं। अगर हम डर गए हैं हाँ। तो बताइए ना, फिर तो भाजपा को यह कहना चाहिए था कि अकेले चंपई सोरेन की लोकप्रियता इतनी है कि घाटशिला में सिर्फ उनके प्रचार से ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, बाकी किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। अगर भाजपा में दम है तो इस बात का घोषणा करे कि चंपई सोरेन की लोकप्रियता ही काफ़ी है, सिर्फ हमारे स्टार प्रचारक एक वही रहेंगे। आप 4 मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं ना। इस चुनाव में आपको दिख जाएगा कि और कितने मुख्यमंत्री आ रहे हैं और भाजपा के और कितने बड़े चेहरे और बड़े नेता आ रहे हैं। आप उसमें अमर बावरी को भी कैलकुलेट कर रहे हैं? अरे बड़े चेहरे आएंगे भाई, हम तो बोलते हैं कि अगर इतना ज़्यादा भरोसा है तब फिर खाली चंपाइदा की जिम्मा छोड़ दें ना, फिर दिख जाएगा कि चंपाइदा का कितना ग्राफ जनता के बीच है और कितना नहीं है। मैं स्पष्ट ये मानता हूँ कि झारखंडी जनमानस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ धोखा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को ठोकर मारकर निकलने वालों को बहुत बर्दाश्त नहीं करता है, और चंपाइदा ने भी शायद वही कोशिश की है। घाटशिला की प्रबुद्ध जनता तय करेगी।
कुल मिलाकर घाटशिला में 11 को मतदान होने हैं, 14 को नतीजे आएंगे और फिर तय होगा। ये लिटमस टेस्ट की तरह है कि सरकार ने बीते 5 वर्षों में और इस 1 वर्षों में, चूंकि कुछ एक दिनों में ही 1 वर्ष दूसरे कार्यकाल का भी पूरा होने जा रहा है, तो इस 1 वर्षों में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। बाकी बहुत कुछ तय होना है इस चुनाव से, बहुत के दाव, बहुत सी चीज़ें लगी हैं, तो इंतज़ार करना होगा। बाकी देखना होगा कि घाटशिला में जो शतरंज की बिसात पर जो गोटियां सजी हैं वे कितने कारगर होती हैं और किस तरह की रणनीति जो है वहाँ फिट बैठेगी जेएमएम की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य के मंत्री, पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू थे। बाकी घाटशिला के ग्राउंड स्तर पर भी चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।